हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको पंजाब के, बैंक के, एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर मैथ के जो क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो वेलकम आप सभी का ब्राइट एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक आपकी नई सीरीज जिसके अंदर आपको मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं और उनके कंसेप्ट वो आपको सारे सिखाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, तो सबसे पहला जो मैं पेपर में जो लेकर आया हूँ वो है आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चंडीगढ़ क्लैरिकल का पेपर। तो चंडीगढ़ के अंदर जो पेपर हुए थे वो भी हम लेंगे, पंजाब के पेपर भी लेंगे, कुछ आपके एसएससी वगैरह के जो पेपर आते हैं वो भी लेंगे। तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो मैथ के क्वेश्चन है वो कंसेप्ट हमने समझने हैं। ठीक है, तो बेसिक तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से दोनों चीजों से हम आपको समझाया करेंगे। देखिए, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन इसके अंदर आया था, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12। अब आपको एचसीएफ एलसीएम देखो, थोड़ी बहुत ही नॉलेज आपको होनी चाहिए भी इस रिगार्डिंग कि एचसीएफ एलसीएम चैप्टर में क्या होता है। ठीक है, जिसको नहीं भी पता होगी तो भी मैं साथ साथ में सारी चीजें मैं बताता रहूंगा, तो सारे बच्चे यहाँ से कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो एलसीएम है वो 12 टाइम्स है एचसीएफ का। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403। एचसीएफ और एलसीएम का सम आपको दे रखा है 403 है, और आपको एक नंबर बताया गया 93 है, और दूसरा नंबर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए, हमारे पास ये वाला हम पार्ट लेते हैं, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ कलर जो है हम ब्लैक ले लेते हैं। हमें सबसे पहले बताया गया एचसीएफ प्लस एलसीएम, इसका सम हमें दे रखा है, कितना है, 403। और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन थी ये क्या थी, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। जो एलसीएम है हमारा वो 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है। तो मैं यहाँ पे देखो, हमने लिखा एचसीएफ प्लस एलसीएम की जगह पर आप लिख दोगे 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 403। तो 12 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ कितना हो गया, 13 एचसीएफ। 13 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 403। अब हमने यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है, तो 403 डिवाइड बाय 13, तो 13 3 जा 39 और 13 1 जा 13। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना आ गया, 31 आ गया। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया, तो यहाँ से आप एलसीएम भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आप पुट कर दो, 403 में से 31 क्या कर दो, माइनस कर दो। 403 में से 31 माइनस कर दो तो 372। 372 हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। भाई बात समझ में, इन दोनों का टोटल 403 है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकाल लिया 31 है। ठीक है, तो 403 में से 31 निकाल दे तो एलसीएम कितना आ गया, 372। तो अब आपके पास एचसीएफ भी, आपके पास एलसीएम भी है। क्वेश्चन में और क्या बता रखा है, वन नंबर इज 93, फाइंड द अदर। एक नंबर आपको 93 दे रखा है और दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो ये आप लोगों ने सुना ही होगा सभी बच्चों ने कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स n1 इंटू n2। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म नहीं पता। एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, और एलसीएम हमारा क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा जो दे रखा है, देखो हमने निकाला 31, एलसीएम भी हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 372, और एक नंबर जो आपको दे रखा है वो आपका 93 है, और दूसरा नंबर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 31 के टेबल से हम इसको काट देते हैं, 31 3 93, और 3 के टेबल से हम इसको काट देंगे, तो 3 के टेबल से काटो कितना आ जाएगा, 124। तो सेकंड नंबर हमारे पास कितना आ गया, 124। क्लियर हुआ, समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार दोबारा ध्यान से समझेंगे। देखो हमें क्या क्या गिवन था, हमें एचसीएफ और एलसीएम का टोटल दे रखा था 403 है, तो हमने लिखा एचसीएफ प्लस एलसीएम इज इक्वल टू 403। फर्स्ट लाइन ये लिखी थी कि जो एलसीएम है ना वो कितना है, वो 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ है, 12 गुना एचसीएफ का। तो एलसीएम की जगह पे मैंने लिखा 12 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। तो 12 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ कितना हो गया, 13 एचसीएफ। तो 13 एचसीएफ इज इक्वल टू 403, 13 ने जाके डिवाइड कर दिया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास कितना बन गया, 31। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 31 आ गया। दोनों का टोटल मुझे पता था 403 है,
403 में से 31 माइनस कर दिया, 372 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, तो अब ये हमें पता होना चाहिए। देखो भाई एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स n1 इंटू n2। एचसीएफ हमने डाल दिया 31 है, एलसीएम हमारा 372 हो गया। एक नंबर क्वेश्चन में मेंशन था 93, दूसरा नंबर मुझे निकालना था। कैंसिलेशन 31 से काटा 3 आ गया, 3 से काटा 124, तो हमारे पास सेकंड नंबर कितना आ गया, 124। क्लियर? अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपको पता है कि जितने भी जैसे ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर क्या है ना कि आगे आने वाले काफी सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प होती है। ठीक है, इस पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चंस आगे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये सिंप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, ये आपको बार बार एग्जाम के अंदर आता ही है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो है ना ये बार लगी हुई है, ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या है, बार है। ठीक है, क्वेश्चन आपको, मुझे उम्मीद है कि ये विजिबल होना चाहिए क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे रहा है, ओके वेरी गुड। चलिए अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक तो ये जो बार होती है ना, ये कौन सी बार है। ठीक है, बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है हमारे पास बोर्ड मास। बोर्ड मास से भी ना पहले एक लेटर और लगता है, वो होता है वी, इसको बोलते हैं वेनकलम बार या फिर वेनकलम ब्रैकेट। ठीक है, तो वही चीज लगा रखी है यहाँ पे, तो ये वेनकलम बार और वेनकलम ब्रैकेट है। ठीक है, इसका बस सिंपल मीनिंग होता है कि सबसे पहले बोर्ड मास में भी ब्रैकेट से भी पहले सबसे पहले क्या सोल्व होना है, ये वी वाला पार्ट आपको सोल्व होना है, बार वाला पार्ट। तो मतलब सबसे पहला जो काम क्वेश्चन में होना है 1/6 माइनस 1/7, ये वाला काम क्वेश्चन में होना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। देखो पहले मैं इस वाली ब्रैकेट, जो हमारी ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, 0.5 0.5/5/10 होता है, 1/2 लिख लेता हूँ। ठीक है, प्लस ये हमारे पास कितना आएगा, देखो 6 और 7 कैल्सियम कितना होता है, 42। ठीक है, यहाँ पर मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ आपको कि 1/6 माइनस 1/7 है ना, आप कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम लोगे 42, 42 को 6 से डिवाइड किया 7 और 42 को 7 से डिवाइड किया 6, तो आपके पास कितना आया, 1/42 आ गया। यहाँ से आपको क्या मिला है, 1/42। ठीक है जी, 1/6 माइनस 1/7 था, एलसीएम लिया 6 और 7 कैल्सियम 42, 6 से करोगे 7 आएगा, 7 से करोगे 6 आएगा, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1, तो 1/42 आ गया। तो 0.5 5/10 1/2 प्लस 1/42। मैं ये वाली वैल्यू देखो सारी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 5 माइनस था, ब्रैकेट में यहाँ पे 3/4 है, प्लस फिर उसके बाद करली ब्रेसेस वाली ब्रैकेट थी, फिर 5/2 था, फिर यहाँ पे माइनस था। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने लगा ली और यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली। बस जो सबसे पहले वेनकुलम वाली बात थी वो मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, वो वाला काम मेरा हो गया। अब मैं सीधा ब्रैकेट को ओपन करके सबको मैं एक साथ ही सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर माइनस है ना, देखो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 1 हम लिख सकते हैं। ये माइनस का 3/4, जो प्लस है, जब बाहर माइनस है जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 5/2, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 और प्लस का 1/42। ठीक है, ये हमारे पास आने वाला है। अब यहाँ पे हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, 42 टू हमारे पास यहाँ पे 84 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 84 डिवाइड बाई 184 इंटू 5, 420, 420 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, माइनस 4 से करोगे 21 3 63 माइनस हो गया, 2 से गया 42 इंटू 5 210 ये हो गया माइनस का, प्लस 2 से करोगे आपके पास 42 आ जाएगा, और 42 से करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास देखो 420 ये हो गया 420, 420 में आप ये 44 60 464, 464 में से 273 हमने यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 191 डिवाइड बाय 84, तो 84 टू द 168, तो 168 के बाद बचेगा कितना, 23, तो 223 डिवाइड बाय 84, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ पाए, नहीं समझे हैं तो दोबारा समझेंगे ध्यान से। ठीक है, स्टेप्स को देख लो ध्यान से। यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस वाली गलती कर देते हैं कि प्लस माइनस करके हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि पहले इसको सॉल्व किया, फिर इसमें से इसको माइनस करके इसको सॉल्व किया, फिर इसको अलग से इसके साथ सॉल्व किया, फिर 5 माइनस वाला सॉल्व किया। इतनी बार सॉल्व नहीं करना, इतनी बार अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। एक ही बार हमने लिखना था। ठीक है, कैसे लिखा वो बताता हूँ। मैंने बस एक काम पहले कर लिया कि जो बार वाला काम था 1/6 माइनस 1/7, 1/6 माइनस 1/7, 6 और 7 कैल्सियम 42, 42 से यहाँ पे करोगे 7 और यहाँ पे 6, तो 1/42 आ गया।
ये वाला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया 1/42 ताकि उसकी टेंशन खत्म, बार वाली टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, तो 0.5 होता है 5/10, 0.5 क्या होता है 0.5 मतलब 5/10, तो कितना हुआ 1/2। तो 1/2 प्लस 1/42 सारा मैंने बाकी एज इट इज लिख लिया। अब देखो होना क्या, जो बाहर जो बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है उसके बाहर साइन कौन सा है माइनस का, उसके बाहर साइन माइनस का, तो अंदर जितने भी साइन है ना वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा 5 माइनस 3/4, प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, माइनस 5/2। ठीक है, यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ गया प्लस, तो प्लस ये तो दोनों एक ही टर्म है ना, ये दोनों एक ही टर्म है, ऐसा मत करना अंदर माइनस लगा देना, ये दोनों तो मेरे ख्याल से मिलाकर मेरे लिए एक ही टर्म है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये दोनों प्लस के रहेंगे, तो प्लस 1/2 और प्लस 1/42। ठीक है, नीचे हमने एलसीएम लिया, वो नंबर लेना है जो इन सभी से कैंसिल हो जाता है, तो 42 और 2 हमने यहाँ पे क्या ले लिया 84 ले लिया। ठीक है, क्योंकि 42 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता ना, तो 42 टू द 84, 84 हमने यहाँ पे एलसीएम रख लिया। 84 डिवाइड बाय 84, 84 इंटू 5 कितना होता है 420, 420 आ गया। 84 डिवाइड बाय 4 आपका 21, 21 इंटू 3 कितना 63 आ गया। 84 डिवाइड बाय 2 42, 42 इंटू 5 कितना होता है 210, माइनस का ये भी। 84 डिवाइड बाय 2 42 एंड 84 डिवाइड बाय 42 कितना आ गया 2 आ गया। प्लस करो माइनस करो 191/84। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, देखो 191 को 84 से डिवाइड करना है, 84 टू ज़ा 168, 11 में से 8 गए 3, 8 में 6 गया 2, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ये लिखा जाता है 2, फिर उसके बाद ये लिखा जाता है 23 और फिर उसके बाद ये लिखा जाता है 84, तो 223/84। ठीक है जी, समझ पाए, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे देखो इसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे ना, मतलब वो वाले क्वेश्चन थे कि मतलब जो बच्चे ने थोड़ी सी पढ़ाई कर रखी होगी ना, तो वही बच्चा समझ के इसको सॉल्व कर पा रहा था। ठीक है, जिस बच्चे ने सिर्फ अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के चला गया ना, तो फिर वो बच्चा नहीं कर पा रहा, थोड़ी सी मतलब की मेहनत की हुई होनी चाहिए तब क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, 3 पॉजिटिव नंबर्स की बात की जा रही है, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। ठीक है, जो भी टोटल 3 नंबर्स है उनकी 1/3 एवरेज इज 8 लेस देन द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट नंबर। उनकी जो एवरेज का 1/3 है वो 8 कम है, किससे, हाईएस्ट नंबर से जो 8 कम है वो। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, द एवरेज ऑफ द लोवेस्ट एंड द सेकंड लोवेस्ट, लोवेस्ट और उससे नेक्स्ट सेकंड लोवेस्ट, उनकी जो एवरेज आपको बता रखी है 8 है। ठीक है, तो मतलब 2 नंबर की इंफॉर्मेशन तो डायरेक्टली दे रखी है। व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, तीसरे नंबर की इंफॉर्मेशन पूछी गई है। ठीक है, मैं 3 नंबर मान लेता हूँ ए बी सी, लोवेस्ट, फिर सेकंड लोवेस्ट, फिर हाईएस्ट। ठीक है, छोटा बड़ा सबसे बड़ा। ठीक है, तो ए से हमारा सबसे छोटे से स्टार्ट हो रहा है, तो उसने बोला कि एवरेज होता है लोवेस्ट एंड द सेकंड लोवेस्ट, मतलब ए और बी। एवरेज कैसे लिखते हैं बी, ए प्लस बी इसकी एवरेज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 8 दे रखा है, तो ए प्लस बी आपके पास 8 टू द कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, एवरेज होता क्या है, एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज कितनी थी 8, तो a प्लस बी का टोटल कितना होगा 16। ठीक है, ये वाली लाइन का मैंने मीनिंग बना लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन का मीनिंग बन रहा था वो मैंने लिख लिया। ठीक है, ऊपर वाली लाइन का क्या मतलब है, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, पहले तीनों नंबर्स की अगर एवरेज लिखनी है तो कैसे लिखाया जाए, ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर की अगर आपने एवरेज लिखनी है आप लिखोगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, ये इन 3 नंबर्स की एवरेज है। उसने कहा कि 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, इन सब का 1/3, इन सब का 1/3। ठीक है, एवरेज का 1/3, वो क्या है, वो 8 लेस देन द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट नंबर, वो हमारा हाईएस्ट नंबर जो सी है उससे क्या है 8 कम है। ठीक है, समझ पाए क्या का क्वेश्चन है, जो हमारे नंबर्स की एवरेज है अगर मैं उसका 1/3 करता हूं तो वो किसके बराबर आता है, कि जो हमारा हाईएस्ट नंबर है उसे 8 कम के बराबर है वो। ठीक है, आप स्टेटमेंट को दोबारा से रीड करके देख लो, 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, ये चीज इज 8, मतलब ये जो वैल्यू है ना इज 8 लेस देन द वैल्यू ऑफ द हाईएस्ट नंबर, ये जो वैल्यू है ना वो हाईएस्ट नंबर से 8 क्या है कम है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो ये 3 3 9, 3 3 9 हो रहा है, 9 को आप उधर ले जाओ, इधर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी ऊपर रह गया,
3 3 9 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 9c माइनस 72, 9 8 72। ए प्लस बी का टोटल आपको पता है 16 है, ए प्लस बी का टोटल आप 16 यहाँ डाल दो, 16 प्लस सी इज इक्वल टू 9c माइनस 72। माइनस 72 को इस साइड ले आओ, c को उस साइड ले जाओ, 9c माइनस c 8c हो गया। 72 में आप 16 क्या कर दो, ऐड कर दो, 6 और 2 8, 7 और 8 88। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 11, और मुझे c ही चाहिए था, जो मेरा हाईएस्ट नंबर है वही मुझसे पूछा गया था, तो आंसर आपके पास कितना हो गया 11। समझ पाए क्वेश्चन को? एक बार हम 2 बार से देखेंगे, ठीक है, 2 बार देखना क्वेश्चन को जरूरी है, उससे हमें चीजें ज्यादा क्लियर रहती है, ठीक है। देखिए 3 पॉजिटिव नंबर से मैंने ए बी और सी, सबसे छोटा उससे बड़ा सबसे बड़ा, सेकंड वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले तीसरी वाली लाइन, द एवरेज ऑफ द लोवेस्ट एंड द सेकंड लोवेस्ट नंबर इज 8। 2 नंबर्स की एवरेज आपको 8 बता रखी थी, तो टोटल कितना हो गया 16, ठीक है। अब ऊपर वाली लाइन, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ द ऑल द 3 नंबर्स, ऑल द 3 नंबर्स की जो एवरेज है उसका 1/3, 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ ऑल द 3 नंबर्स इज 8 लेस देन द हाईएस्ट नंबर। ये वैल्यू किसके बराबर है, हाईएस्ट नंबर में से 8 कम कर दो उसके बराबर है, ठीक है। 3 3 9 होता है, 9 को इस साइड लेके आया, 9c माइनस 72 हो गया। a प्लस बी का टोटल 16 है, 16 यहाँ पर पुट किया, और 9c में से c माइनस किया 8c, 72 तो जाके ऐड होगा 88, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 11, ठीक है। चलिए ओके, वेरी गुड। जो जो चीजें समझ में आती रहेंगी ना, तो कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो, हाँ जी सर क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो बता दिया करो, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन रहती है, हाँ भी चलो अच्छा लगा, हमने बताया समझाया। चलिए यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ कपल हैज ए सन एंड ए डॉटर, ठीक है, एक कपल है तो उसका एक सन है एक डॉटर, मतलब टोटल 4 पर्सन की बात हो रही है। द एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम दैट ऑफ हिज सन। इसको लिख लेते हैं, देखो फादर सन, ठीक है, एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ सन, रेशियो दे रखी है आपको। आगे, एंड द एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ द मदर, ठीक है। अब डॉटर और मदर के बारे में बात कर रहे हैं, डॉटर और मदर। डॉटर की जो एज है वो 1/3 है मदर के, तो 1:3, ठीक है। वाइफ इज 6 years younger टू हर हस्बैंड, वाइफ जो है वो हस्बैंड से 6 साल छोटी है, और जो सिस्टर है, ठीक है, ये डॉटर, वो जो है 3 साल बड़ी है किससे, ब्रदर से, ठीक है, वो ब्रदर से 3 साल बड़ी है, क्योंकि देखो सन और जो डॉटर लिखा हुआ मतलब वो ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, ये मतलब सिस्टर है और ये क्या है, ब्रदर है। तो जो सिस्टर है वो 3 साल बड़ी है किससे, ब्रदर से, ठीक है। अब इनका देखो रेशियो में आप रिलेशन डायरेक्टली नहीं बना सकते, रेशियो में डायरेक्ट रिलेशन क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि यहाँ तो फादर और सन की रेशियो है, वहां डॉटर मदर की रेशियो है, तो इनके बीच में तो कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो इनके बीच में आपस में आप रिलेशन कर नहीं सकते, तो इनका रिलेशन हमने कैसे बनाना है, इनको वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मदर 3x है, तो डॉटर हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है, डॉटर x और मदर कितनी हो गई 3x, ठीक है जी, डॉटर x और मदर हमारे पास कितनी हो जाएगी 3x। अब इसका मदर का रिलेशन यहाँ पे फादर के साथ दे रखा था, और डॉटर का रिलेशन यहाँ पे सन के साथ दे रखा था, कुछ बता रखा है आपको, क्या बताया, वाइफ इज 6 years younger टू हर हस्बैंड, वाइफ जो है हस्बैंड से 6 साल छोटी है, मतलब हस्बैंड 6 साल बड़ा है, तो जो हस्बैंड है वो यहाँ पे 3x + 6, मतलब जितनी मदर की एज है उससे 6 साल ज्यादा। डॉटर का और सन का रिलेशन भी दे रखा है, द सिस्टर इज 3 years older देन ब्रदर, सिस्टर जो है ब्रदर से 3 साल बड़ी है, मतलब जो सन है वो 3 साल छोटा है सिस्टर से। अगर ये x है तो सन क्या होगा x - 3, तो इन दोनों का रिलेशन हमारे पास ऐसे दे रखा था। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास फादर और सन की यहाँ पे वैल्यू आ गई, और फादर और सन की यहाँ पे रेशियो भी थी, तो मतलब मैं ऐसे लिखूंगा 3x + सन, 3x + 6 फादर और x - 3 सन इज इक्वल टू, इन दोनों की जो रेशियो है वो कितनी है 4:1, ठीक है। तो ये हमारे इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास हुआ देखो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे 4x - 12, और इधर आपके पास 3x + 6, 4x में से 3x जाएगा x आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18, तो x मेरे पास 18 आ गया, और हमें किसकी एज निकालनी थी
हमें मदर की एज निकालनी थी, तो यहाँ पे पुट कर दो 3 इंटू 18, तो मदर की एज कितनी आ गई 54, तो 54 हमारा आंसर। हाँ जी, बताइए समझ में आया। अब आप दोबारा देखो भी रिलेशन किस तरह से बनाना है। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं भी फादर और सन की रेशियो आ रही है, डॉटर मदर की रेशियो आ रही है, फिर वो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं इनको आपस में रिलेट कैसे करना है। तो रेशियो में ये रिलेट नहीं हो रहे थे, आपने इनको वैल्यू में बना के आपने रिलेट करना था, ठीक है। तो हमने कैसे बनाया, हमारे पास एक सबसे पहले रिलेशन था, फादर जो है 4 टाइम है सन का, तो 4:1। डॉटर जो है मदर की 1/3 है, तो 1:3 बन रहा था, ठीक है। अब रेशियो में डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा था, तो मैंने वैल्यू लिखी डॉटर x और मदर कितना हो गया 3x, ठीक है। डॉटर x हो गई, मदर हमारे पास 3x हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमें फादर के बारे में बता रखा था, मदर के बारे में, वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू हस्बैंड। ये जो मदर है वो अपने हस्बैंड से 6 साल छोटी है, तो हस्बैंड 6 साल बड़ा हो गया, तो हमने यहाँ पर लिखा 3x प्लस 6। और सन और डॉटर मतलब ब्रदर और सिस्टर के बारे में ये बता रखा था, सिस्टर 3 साल बड़ी है, तो मतलब जो ब्रदर है वो 3 साल छोटा है, तो यहाँ से हमने लिखे x है, तो ये x-3 है। तो हमने यहाँ पे फादर और सन की वैल्यू और रेशियो को इक्वेट किया, फादर 3x प्लस 6, सन x-3, इनकी रेशियो कितनी है 4:1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x-12, उधर 3x प्लस 6, तो x की वैल्यू आ गई 18, मदर चाहिए था, तो 18 3 से कितना हो गया 54। समझ आया, क्लियर, चल वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो वो क्वेश्चन है मतलब जो हर बार मतलब कि क्लास के अंदर हम कराते ही आ रहे हैं, पता नहीं कितने साल से हम कराते आ रहे हैं, है ना, पिछले कितने साल से पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आपका फ्रेश फ्रूट है, इसको तो हमने टाइप का भी एक नाम दे रखा है, फ्रेश फ्रूट वाली टाइप है परसेंटेज के अंदर। कभी भी वीडियोस आप मैथ वाली वीडियोस मेरी ओपन करके देख लेना, वहां पे फ्रेश फ्रूट वाले वीडियो के अंदर टाइप के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलता ही है, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक लार्ज वाटरमेलन था जिसका वेट था कितना 20 kg, ठीक है। मान लो ये हमारा फ्रेश वाटरमेलन था, है ना, फ्रेश फ्रूट था, इसके अंदर वाटर होता है और इसमें क्या होता है पल्प होता है, ठीक है। आपको ये बताया कि विद 96, ये जो ना फ्रेश फ्रूट जो है आपके पास मतलब वाटरमेलन, ये आपके पास 20 किलो का है, जिसके अंदर वाटर का जो पार्ट है ना वो 96% है, तो जो पल्प का पार्ट है ना वो कितना होगा 4% होगा। इट इज अलाउड टू स्टैंड इन द सन, ठीक है। अब तक वाटरमेलन को स्टैंड थोड़ा ना करवाना, वो तो पड़ा रहेगा वहां पे, ठीक है। इट इज अलाउड टू स्टैंड इन द सन एंड सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स सो दैट ओनली 95% ऑफ वेट इज वाटर। अब मतलब कि ये इसको सुखा रहे हैं सन में, ये ड्राई हो रहा है, ठीक है, सुखाया है इसको, तो उसके बाद जो वाटर है ना थोड़ा सा कम हो गया, अब 95% रह गया, तो पल्प कितना हो जाएगा 5%, ठीक है। इन ये जो फ्रूट्स वाले क्वेश्चंस का ना एक कंसेप्ट क्या रहता है कि इनका जो पल्प का पार्ट होता है ना वो हमेशा सेम रहता है। हमें जो पल्प वाला जो पार्ट होता है ना उसको हमेशा सेम रखना होता है, उसकी रेशियो को हमने सेम बनाना होता है, क्योंकि अगर आप सन में उसको सुखा रहे हो ना तो उसका जो उड़ रहा है वो पार्ट पानी वाटर इवेपोरेट हो रहा है। जो पल्प है ना, पल्प क्या होता है गुद्दा, गुद्दे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ना उड़ता है, जो छिलका है वो कहाँ उड़ता है, छिलका नहीं उड़ता, सिर्फ क्या इवेपोरेट होता है वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है, पल्प की रेशियो को आपने सेम रखना होता है। आपने क्या करना होता है, पल्प की रेशियो को सेम, क्योंकि पल्प का कंटेंट हमारा चेंज नहीं होता, उड़ता सिर्फ पानी है, ठीक है। पहले आप लोग ये लिख लेना, परसेंटेज लिख लेना। अब मैं इसको काट के यहाँ पे रेशियो लिख रहा हूँ। देखो 4 से जब मैं काटूंगा ना तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 24 आएगा, 24:1। जब मैं 5 से काटूंगा यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 19 आएगा, तो 19:1। तो इसको काट के मैं 24:1 और 19:1 लिख रहा हूँ, ठीक है। कैंसिल कर दिया, 24:1 आ गया और 19:1 आ गया। यहाँ पे देखो हमारा पल्प वाला पार्ट जो है ना वो ऑलरेडी क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अगर नहीं भी सेम आ रहा तो मान लो यहाँ 2 आ रहा होता तो मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता तो मैं सेम बना लेता, ठीक है। यहाँ पर बाई चांस हमारे पास ऑलरेडी क्या आ रहा है सेम, तो हमें सेम बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारे पास देखो जो फ्रेश कंटेंट था उसमें वाटर और पल्प मिलाकर 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। इस 25 रेशियो की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में पहले से मेंशन है 20 kg है। 25 रेशियो की वैल्यू हमें पहले से मेंशन है 20 kg है। हम 1 रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेंगे 20/25, 5 के टेबल पे काट दो 4/5 आ जाएगा।
1:4/5 kg आ गया। और हमें ये बताना भी ये जो सुखाने के बाद जो है ना, अब इसमें वेट कितना है, ठीक है, इट्स रिड्यूस वेट विल बी, तो वेट कितना 19 + 1 20 है, तो 20 रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 4/5 इंटू 20, तो हमारे पास कितना आ गया 16 kg, 16 kg। समझ पाए? नहीं भी समझोगे तो दोबारा समझाएंगे, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये फ्रेश फ्रूट वाली टाइप है, क्वेश्चन में फ्रूट्स के बारे में आपको बताया जाता है। फ्रूट्स में कुछ वाटर का कंटेंट होता है, कुछ पल्प का कंटेंट होता है। तो पहली बात तो दिमाग में ये डाल लो कि फ्रूट को जितना मर्जी सुखाते रहो, उसका जो पल्प का जो पार्ट होता है ना, वो पापा हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि जो छिलका है, जो उसका गुद्दा है, वो वहीं रहता है, सिर्फ उड़ता उसमें से क्या है, वाटर जूस इवेपोरेट होता है, तो पल्प वाला पार्ट वहां पे वही रहता है। तो पल्प की रेशियो को आपने क्या रखना होता है, हमेशा सेम रखना होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। यहाँ पर हमारे पास वाटर था 96%, पल्प था 4%, 4 के टेबल में काटते 24:1। कुछ दिनों के बाद सुखाने के बाद जो पल्प वाटर है 95% हो गया और पल्प 5% हो गया, तो रेशियो बन गई 19:1। यहाँ पर पल्प वाली रेशियो हमारी ऑलरेडी सेम आ रही, तो हमें सेम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। हमारे पास जो फ्रेश था वो 20 kg था, और मुझे ये निकालना था कि सुखाने के बाद ये कितना किलो रह गया। तो 24 + 1 25 रेशियो की वैल्यू 20 kg है। 1:20/25 4/5 हो गया, और 20 रेशियो मुझे निकालना था, वो कितना आ गया 16 kg, 16 kg, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है। देखो ये कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे होते हैं, मतलब कि इस पेपर में भी आया, अब आपको कहीं ना कहीं अगले पेपर में भी कभी ना कभी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पिछले काफी साल से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये जो इम्पोर्टेंट है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की कि पिछले जितने भी प्रीवियस पेपर्स हो रखे हैं, जो होने भी वाले हैं, जो होते भी रहेंगे, तो उनको हम आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। तो वीक में हम 2-3 वीडियोस आपको डाल दिया करेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्टीजमेंट, बीच में एडवर्टीजमेंट देखो ऐड आ जाती है ना कभी कभी, तो वो भी तो बहुत जरूरी है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप पंजाब के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर स्टेट की हिमाचल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ब्राइट अकेडमी चंडीगढ़ में हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप हमारी अदर ब्रांचेस के कहीं पर नियर बाय हैं, ठीक है, तो आप उनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चंडीगढ़ में कॉन्टेक्ट करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे 9988442200 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरी ब्रांचेस में जाना है, उसके भी अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। देखो उससे पहले ये चीज, जो तो बच्चा ऑफलाइन करना चाहता है, ठीक है, ऑफलाइन करना चाहता है, तो उसके लिए ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। ब्रांचेस चंडीगढ़, मोहाली, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, जलंधर, गुरदासपुर, ठीक है। यहाँ पर आप अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है, ऑफलाइन बैचेज जो स्टार्ट हो रखे हैं, तो उनके रिगार्डिंग आप क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे इन सेंटर के नियर बाय नहीं है, जो बहुत दूर दूर हैं बच्चे, ठीक है, तो जो बच्चे दूर दूर हैं उनके लिए एप्लीकेशन में हमारा वीडियो कोर्स है। प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर ट्रिपल ब्राइट अकेडमी लिखकर आपने सर्च करना है, तो वहां से आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसको साइन अप करके आपके पास सारे कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। तो पूरा फुल कोर्स आपको मिलेगा, उसमें पूरा सिलेबस रहेगा, 350 के अराउंड वीडियोस होती हैं, 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और अगर कोई बच्चा सिर्फ ओनली मैथ कोर्स करना चाहता है, कोई बच्चा अगर मेरे वाला मैथ कोर्स लेना चाहता है, तो आपने वहां पर एप्लीकेशन में क्वांट लिख के आपने सर्च करना है, ठीक है, क्वांट लिख के आप सर्च कर सकते हो। तो वो जो कोर्स है वो आपका 2500 का है, कोर्स आपका 2500 का है, लेकिन आप वहां पे एक कोड लगा सकते हो, अमित 500, अमित 500 कोड लगा के आप उसमें 500 रुपये डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है। तो वो जो कोर्स आपको वो 2000 का मिलेगा, और 2000 में आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, ठीक है। ये कुछ बच्चों को लगता है ना कि सिर्फ नहीं सिर्फ मैथ का ही कोर्स लेना है, तो ओनली आप मैथ का कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना आना चाहता है हमारे साथ, मेरे से मतलब पढ़ना चाहता है, तो आपको फिर मोहाली एकेडमी में आप आके मुझसे मैथ पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे पूरा कोर्स आके आप कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए तो ये बातें हो गई, अब वापस हम क्वेश्चन पे आए थे, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, 5 क्वेश्चन अभी इसके अंदर और देखते हैं हम, ठीक है। ये देखिए, रवि एक ट्रेडर। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है ना, अलग अलग चैप्टर से आते रहेंगे, ऐसा मत सोचना कि एक ही कंसेप्ट को हम पकड़ के चले जा रहे हैं। जो क्वेश्चन वाइज आता जा रहा है पेपर के अंदर, हम उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। रवि एक ट्रेडर था,
उसने एक आइटम बेचा एक रिटेलर को 20% डिस्काउंट पे, ठीक है। उसने कहा कि मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, लेकिन वो चार्ज करता है 10% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब जो डिस्काउंट देने के बाद भी वो 10% चार्ज करेगा फॉर डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए, ठीक है। अब रिटेलर को ये प्रोडक्ट मिल गया। अब रिटेलर कह रहा है कि उसने बेच दिया 2046 मोर, मतलब जितने का उसने खरीदा था उसने 2046 और एक्स्ट्रा पे बेच दिया, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा हो गया, ठीक है। देयर बाय अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो आपको ये भी बता दें कि उसने प्रॉफिट कितना कमाया है, 25% उसने प्रॉफिट कमाया है। तो इसका मतलब 25% की वैल्यू मुझे दे रखी है, 25% की वैल्यू मुझे दे रखी है 2046 है, तो मैं 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसका 4 गुना, इसका 4 टाइम्स मुझे करना है, 25 का 4 टाइम्स 100 होता है ना, इसका 4 टाइम्स हम कर देंगे 8184। तो ये रिटेलर के लिए क्या हुआ, देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो गया, ये रिटेलर के लिए क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। और ये रवि के लिए, ये रवि के लिए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी बताता हूँ। रवि ने पहले रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर ने भी तो खरीदा ना, ठीक है। रवि ने रिटेलर को बेचा तो रिटेलर ने खरीदा, ठीक है। अब रवि ने बेचा कितने का, 8184 का, और उसने खरीदा था ये, उसके लिए ये परचेज, मतलब रिटेलर के लिए तो कॉस्ट प्राइस है, रवि के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब मुझे जो निकालना था कि एट व्हाट प्राइस हैड द ट्रेडर मार्क ऑन द आइटम, मतलब जो रवि ट्रेडर था उसने क्या मार्क प्राइस इसके ऊपर रखा था, मुझे वो बताना है। देखो अब जो भी हमारा मार्क प्राइस था, उस मार्क प्राइस में हुआ क्या, पहले मार्क प्राइस में से पहले 20% डिस्काउंट दिया गया। अगर 20% डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब वो कितने परसेंट की वैल्यू बची, 80% की वैल्यू बची। मार्क प्राइस में से 20% डिस्काउंट दे दिया तो मार्क प्राइस का कितना परसेंट बचा, 80% बचा। लेकिन जो आपके पास ये जो वैल्यू आई, उसने उसके ऊपर 10% और चार्ज कर लिया, ठीक है। तो 10% और चार्ज कर लिया, तो 100 इंटू 10 उसने 110% इसके ऊपर चार्ज कर लिया, ठीक है। तो तब जो वैल्यू बनी ना वो ये वाली है 8184 वाली, तो तब हमारे पास ये वैल्यू बनी है 8184, ठीक है। एक जीरो हमने यहाँ पे काट दी, एक जीरो हमने यहाँ पे काट दी, 11 से काट दो भाई, 11 7 जा, ठीक है, 77 48, फिर 4 पे जाएगा और फिर 4 पे जाएगा, ठीक है जी। अब 8 से काट दो, 8 9 जा 72, 8 3 जा 24, 93 मार्क पे 93 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 9300। तो मार्क प्राइस हमारा हो गया कितना, 9300। समझ आ रहा पॉइंट, एक बार दोबारा समझाते हैं, देखो जरा इसको ध्यान से। देखो क्वेश्चन मैंने कहा ना, क्वेश्चंस जो आए हैं ना वो थोड़े इस लेवल के हैं, मतलब कि इजी नहीं है, इजी से ऊपर वाले लेवल के थोड़े, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन आपको चैप्टर के कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को बना पाओगे, ठीक है। रवि ने पहले किसी एक पर्सन को बेचा, ठीक है। मान लो कि जैसे आप किसी शॉपकीपर पे कुछ लेने जाते हो, ठीक है। अब मैंने शॉपकीपर से खरीदा, ठीक है। जो मैं खरीद रहा हूँ मेरे लिए कॉस्ट प्राइस है वो, लेकिन जो वो बेच रहा है उसके लिए तो वो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। जो दुकानदार उसको बेच रहा है उसके लिए वो सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो मैंने खरीदा मेरे लिए क्या है, वो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। रवि कोई बंदा था, उसने रिटेलर को बेचा 20% डिस्काउंट पे, लेकिन साथ में उसने 10% बाद में उस पर चार्ज भी मारा था, ठीक है, वो भी, ठीक है। उसके बाद रिटेलर ने आगे 2046 और ज्यादा पर बेच दिया, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो जो रिटेलर था, पहले मैंने रिटेलर के बारे में निकाल लिया, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना पहले रिटेलर के बारे में निकाली कि रिटेलर ने 25% का प्रॉफिट कमाया, और वो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी थी, 2046, तो मैंने 100% निकाल लिया, कॉस्ट पे कितना आ गया, 8184, ठीक है। तो मतलब ये 8184 का खरीद के लाया था, और उसके बाद इसने 2040 और ऊपर बेचा था, तो उसको 25% का प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। अब ये जो खरीद के लाया था, ठीक है, ये रवि के लिए क्या था, सेलिंग प्राइस था, ठीक है। तो रवि ने कैसे सेलिंग प्राइस बनाया था वो मुझे देखना है। अब रवि ने सबसे पहले एक मार्क प्राइस रखा होगा, हर जैसे कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं उसके ऊपर एक पर्ची लगी होती है, वो हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है। हमने पहले लगाया मार्क प्राइस, हमने बोला भी आ जाओ लूट लो, है ना, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मार्क प्राइस के ऊपर 20% डिस्काउंट, तो मतलब 80% पे दे रहे हैं, मतलब 100 वाली चीज हम 80 में दे रहे हैं, 100 वाली चीज हम 80 में तो दे रहे हैं, लेकिन हमने कहा भी अब तुम जब लोगे ना 80 के ऊपर हमने जो है आपको बैग देना है, तो 80 के ऊपर 10% लगाएंगे बैग के लिए, तो 80 का 10% होता है 8, ठीक है। तो हमने सीधा 110% उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो जो भी हमारा मार्क प्राइस था 20% डिस्काउंट, 20% कम किया है,
तो 100 माइनस 20 80/100 लिखा है, लेकिन फिर उसके बाद 10% और बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को 10% और बढ़ाया, तो 100 प्लस 10 110/100। उसके बाद हमने जो बेचा था वो कितने का था, 848184 का। तो ये सेलिंग प्राइस बन रहा था। तो यहां से हमने सॉल्व किया तो मार्क पे हमारे पास कितना आ गया, 9300। ठीक है जी, समझ आया, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब पार्टनरशिप से आ गया, ठीक है। अब पार्टनरशिप चैप्टर आ गया, तो पार्टनरशिप चैप्टर के बारे में तो पता होना चाहिए भी क्या होता है, ठीक है। पार्टनरशिप में देखो एक ये कंसेप्ट होता है आपका, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू उसका टाइम पीरियड अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू उसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू उसका टाइम पीरियड अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू उसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी। ये बात पता होगी सभी को, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप में एक ही कंसेप्ट है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही हमारी क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, ठीक है। तो हमें देखो क्या बताया गया, इन ए बिजनेस ए इन्वेस्ट ₹600 मोर देन बी। ए जो है ना 600 रुपए बी से ज्यादा इन्वेस्ट करता है। मतलब देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि बी ने अगर x रुपए लगाए हैं तो ए ने x प्लस 600 लगाए हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। बी ने x लगाए हैं तो ए ने x प्लस 600 लगाए हैं, ठीक है। कैपिटल ऑफ बी रिमेन्ड इन्वेस्टेड फॉर 7.5 मंथ्स। बी की कैपिटल 7.5 महीने, बी ने अपना जो पैसा लगाया वो 7.5 महीने के लिए। वाइल द कैपिटल ऑफ रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 2 more months। कैपिटल ए की 2 more months, मतलब जितने लगाए इसने 7.5, तो उसने 2 महीने और ज्यादा, तो 9.5 महीने 9.5, ठीक है। प्रॉफिट के बारे में क्या बताया, टोटल प्रॉफिट भी 620 है और बी को 140 रुपए कम मिलते हैं इसे। देखो टोटल प्रॉफिट है 620, आपको ये बोला कि बी को 140 रुपए क्या मिलते हैं, कम मिलते हैं। बी को अगर 140 मिलते हैं मतलब 140 कम मिलते हैं, मतलब ए को 140 ज्यादा मिलते हैं। 620 में से 140 आप इसको पहले दे दो, 620 में से 140 मैंने पहले ही दे दिए। देखो 620 में से मैंने 140 पहले ही दे दिए, तो बचे कितने 480। तो 480 को दोनों में बराबर बराबर बांट दो, 240 इसके पास भी आएगा और 240 इसके पास भी आएगा, ठीक है। तो ये बांटने का तरीका होता है। उसने कहा कि बी को 140 रुपए कम मिलते हैं, तो भैया ठीक है कम मिलते हैं तो मैं ए को पहले देता हूँ 140, ए को मैंने 140 दे दिए, जो बचे वो दोनों में मैंने बराबर बराबर बांट दिए, ठीक है, ताकि ज्यादा दिमाग ना लगे हमारा। 380 इसको और 240, देख लो यहाँ पे कि बी को 140 कम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। तो यहाँ से ए और बी का प्रॉफिट की रेशियो बना लो, 0 कट गया, 2 के टेबल में काट दो 19 और यहाँ पे कितना आ गया 12। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट रेशियो लिख दी कितनी, 19:12, ठीक है जी। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, हटा दिया। 19 के टेबल में काट दो, 19 5 95, 5 के टेबल में काट दो कितना 15, इसको भी 3 से काट दो, 3 5 3 4, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 2400, 4x प्लस 2400 इज इक्वल टू आपके पास कितना 5x। तो मतलब x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2400, तो x तो मेरे पास 2400 आ गया, लेकिन मुझे निकालना किसका शेयर था। अगर b की इन्वेस्टमेंट पूछी होती तो 2400 मेरा आंसर होता। a की कैपिटल पूछी है तो 2400 प्लस 600 3000, 2400 प्लस 600 कितना हो गया 3000, तो 3000 हमारा आंसर। हाँ जी समझ पाए, सबको ठीक से दिखाई दे रहा है ना, विजिबल है ना सब कुछ। नहीं ठीक है, बढ़िया चल रहा। चलिए दोबारा बताते हैं। देखो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है, जो बंदा जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इनटू उसका टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू उसका टाइम पीरियड, किसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी, ठीक है। यहाँ पर देखो कैपिटल यहाँ सबसे पहले बोलता है कि बिना बिजनेस ए इन्वेस्ट 600 मोर देन बी, ए 600 रुपए ज्यादा लगाता है बी से। बी ने अगर x लगाए हैं तो ए ने x प्लस 600 लगाए हैं, ठीक है।
कैपिटल जो बी की है वो इन्वेस्ट की है उसने 7.5 महीने के लिए, बी ने इन्वेस्टमेंट की 7.5 महीने के लिए, और ए ने इन्वेस्टमेंट की है 9.5 महीने के लिए, 2 महीने ज्यादा। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना, इसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैसे बनानी थी, 620 रुपये टोटल प्रॉफिट था, उसने बोला बी को 140 रुपये कम मिलते हैं। अगर बी को 140 कम मिलते हैं तो भाई इसका मतलब ए को 140 ज्यादा मिलते हैं, तो 620 में से 140 मैंने पहले ही दे दिए उसको। ठीक है, तो बाकी जो बचा 480 वो दोनों में बराबर बराबर बांट दिया, 240 यहाँ 240 यहाँ, तो इधर हो गया 380, इधर हो गया 240, तो रेशियो क्या आ गई 19:12। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। ठीक है, आप प्रॉफिट भी लिख सकते थे ऊपर 380 और 240 काट के फिर से वही बन जाता, तो 19:12 आ गया, पॉइंट हटा दिया, 19 5 95 काट दिया, 5 से काटेंगे कितना आएगा 15, 3 5 15, 3 4 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2400, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2400, इधर 5x हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी 2400, b की कैपिटल पूछे तो 24 आंसर होता, a की पूछे 2400 प्लस 600 कितना हो गया 3000। ठीक है, आराम से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन करके जाए तो 10 के 10 क्वेश्चन आने चाहिए कि कभी भी इनमें से कभी कभी क्वेश्चन अगर आगे आता है तो आप लोगों को समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखो नेक्स्ट 3 टैप्स। अब ये पाइप एंड सिस्टम का आ गया। अब देखो अलग अलग चैप्टर, कोई प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है, कोई एवरेज से आ रहा है, ठीक है, कोई पार्टनरशिप से आ रहा है, कोई आपका पाइप एंड सिस्टम से आ रहा है, तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको चैप्टर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होना चाहिए, तो आपको चीजें फिर ज्यादा क्लियर रहेंगी। ठीक है, 3 टैप है ए बी सी, ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। एलसीएम हम इनका ले लेंगे भी 60। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, ये होता है इनका टाइम टेकन, कि एक काम को करने के लिए कौन कितना कितना टाइम लेता है। जब आप इनका एलसीएम लेते हो 12, 15, 60 का हमने एलसीएम लिया, तो जो 60 आया ये होता है इनका टोटल वर्क। ठीक है, कि टोटल काम इनको करना कितना है। उसके बाद हम निकालते हैं 1 आवर का वर्क। उसके बाद हम क्या निकालते हैं 1 आवर का वर्क। वो कैसे आता है, 60 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया 5, 60 डिवाइड बाय 15 कितना हो गया 4, और 60 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया 3। ये हमने निकाला इन 1 आवर का वर्क कि 1 घंटे में कि एक पाइप कितना कितना काम करती है। मतलब ये 5 लीटर डालती है, 4 लीटर, ये 3 लीटर डालती है। ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो एग्जाम के अंदर बुक के ही डायरेक्टली ही क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन डायरेक्टली, और एक और क्वेश्चन भी अगला ये शायद, हाँ ये भी एग्जैक्टली बुक का क्वेश्चन है एज इट इज। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला कि ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटली। ए तो हमेशा ही ओपन है, ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच ऑल्टरनेटली। मतलब ए के साथ पहले बी पाइप काम करेगी, तो 5 + 4 पहले घंटे में मतलब 9 लीटर पानी डाले लेगा। ए तो ओपन रहेगी, अब उसके बाद सी पाइप काम करेगी, तो 5 + 3 अगले घंटे में कितना डलेगा 8 लीटर। ठीक है, ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन को ना आप ऐसे भी बना सकते हो, एक सिंपल मेथड में आपको बनाता हूँ, मोस्टली आपको 99% में यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब अल्टील अनलेस बहुत ज्यादा बड़ा एलसीएम ना आ जाए। ठीक है, देखो आपको टोटल 60 लीटर काम करवाना था। ठीक है, ए इज ओपन ऑल द टाइम और बी और सी उसका तो ऑल्टरनेट पे काम कर रही है। ठीक है, मेरे को जैसे मेरे पास एक ये 60 लीटर की टंकी रखी हुई है जो मुझे भरनी है। ठीक है, पहले घंटे में ये फर्स्ट आवर का वर्क है। ठीक है, ऑल्टरनेट पे काम करना है, तो पहले घंटे में देखो 9 लीटर पानी डलेगा। पहले घंटे में कितना लीटर पानी डलेगा 9 लीटर। सेकंड आवर में, दूसरे घंटे में, दूसरे घंटे में कितना डलेगा 8 लीटर। ठीक है, फिर 8 लीटर डलता है। ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब कि पहले 9 डला, फिर 8, फिर से 9 डलेगा, फिर से 8। ठीक है, फिर 9 डला, फिर से 8 डला। ठीक है, फिर 9 डलेगा, फिर 8 डलेगा। आप ऐसे देखो भी 60 लीटर हमारा कहाँ पे जाके पूरा होता है। देखो 9 + 8 17 हो गया, 17 17 34 हो गया, और 17 से कितना हो गया 51, 51 हो चुका है, फिर 9 लीटर डला, तो टोटल 60 लीटर हो गया ना। तो आपने बस ये काउंट करना है कि कितना टाइम लगा आपको, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 घंटे, तो 7 घंटे में हमारा 60 लीटर काम पूरा हो गया। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया। तो ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन ना आप हमेशा इस तरीके से बना लिया करो। ठीक है, ए बी और सी 3 पाइप हैं जो कि 12 15 और 20 आवर्स में आपका काम कर रही थी। ठीक है, हमने एलसीएम लिया 60, ये हमारा टोटल वर्क है जो मुझे करवाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने निकाला 1 आवर का वर्क, 60 डिवाइड बाय 12 5, ए का 1 आवर का वर्क,
60 डिवाइड बाई 15 4, 60 बाई 23। कंडीशन ये थी कि ए हमेशा ओपन रहेगी और उसके साथ पहले बी का एक पाइप काम करेगी, फिर उसके बाद सी पाइप काम करेगी। तो ए के साथ जब बी पाइप काम करती है तो 5 + 4 9, 9 लीटर काम करते हैं 1 घंटे में। सेकंड उसके बाद क्या होता है कि ए तो ओपन ही है, अब उसके बाद सी पाइप काम करेगी तो 5 + 3 कितना होगा 8 लीटर। ये सेकंड आर का वर्क है, 2 घंटे में समझ लेना, ठीक है, काम 1 घंटे में ही हो रहा है। सेकंड आर का वर्क लिखा है वो, ठीक है, कि पहले इन्होंने 1 घंटा काम किया, फिर अगले घंटे में आके इन्होंने काम किया। तो पहले 1 घंटे में 9 लीटर, अगले घंटे में 8 लीटर, तो 2 घंटे में कितना 17 लीटर, फिर 2 घंटे में 17 और 34, फिर उसके बाद 51 और फिर उसके बाद 9, 60 लीटर पूरा हो गया। तो टोटल आपको जो टाइम लगा कितना लगा 7 घंटे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो भाई। देखो, a train traveling at 48 km per hour completely crosses another train having half of its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. It also passes the railway platform in 45 seconds. Find the length of the platform. ठीक है, इसके लिए देखो 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। जब कोई भी चीजें अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, उनकी स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, और उनका डिस्टेंस भी क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। कोई ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तब उनकी स्पीड माइनस होती है, लेकिन डिस्टेंस वहां पर भी ऐड होता है, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो होता है आप लोगों को पता ही होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हम पहले एक लाइन की बात करें, देखो 2 अलग अलग लाइन है यहाँ पे। पहले हम फर्स्ट लाइन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना, पहले हम इस लाइन की हम बात करेंगे। एक ट्रेन जो ट्रेवल कर रही थी 48 किलोमीटर पर आवर से, वो क्रॉस करती एक दूसरी ट्रेन को हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ, दूसरी ट्रेन की लेंथ पहले वाले की हाफ है, ठीक है। तो पहली वाली ट्रेन को मैं 2x मान लेता हूँ, तो दूसरी ट्रेन उसकी हाफ हो जाएगी, x हो जाएगी। x और x अपॉन 2 लिखने के बजाय, फ्रैक्शन में लिखने के बजाय आप ये लिखो कि फर्स्ट ट्रेन अगर 2x है तो सेकंड ट्रेन उसकी हाफ होगी, कितनी हो गई, x हो गई, ठीक है। अब देखो एक ट्रेन की स्पीड थी 48, एक ट्रेन की स्पीड है 42, दोनों को ऐड करो क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, स्पीड ऐड होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन बहुत फास्ट निकल जाती है, वहां पे स्पीड उनकी बढ़ जाती है। 48 + 42 कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस 2x + x, दोनों ट्रेनों का ऐड होगा 3x, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है 12 सेकेंड, ठीक है। इधर टाइम सेकेंड्स में है, इधर ये किलोमीटर पर आवर में। तो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को जब हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 के साथ, ठीक है। 18 5 × 90, ये काट दिया, 3 4 × 12, 25 × 4 कितना आ गया 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो मतलब जो सेकंड ट्रेन है वो तो 100 मीटर की है, और जो मेरी पहली वाली ट्रेन है वो कितने मीटर की होगी, 200 मीटर की। पहली वाली ट्रेन हमारी कितने की होगी, 200 मीटर की, ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि फर्स्ट लाइन से जो ट्रेन की लेंथ है ना वो हमने फाइंड कर ली। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो। ये जो इट ऑल्सो लिखा हुआ है ना, ये किसके लिए लिखा हुआ है, फर्स्ट वाली ट्रेन के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो किसके लिखा हुआ है, फर्स्ट वाली ट्रेन के लिए, कि वो क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है कितनी देर में, 45 सेकंड में। हम दोबारा से एक कंसेप्ट लिखेंगे, देखो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि अब जो है ना ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने जा रही है। पहले वाली ट्रेन की हमारी स्पीड कितनी थी 48, क्योंकि अब पहले वाली ट्रेन की बात हो रही है सिर्फ, अब 2 ट्रेन नहीं है, अब है ट्रेन और उसके साथ है प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड हमारी 48 थी, 48 किलोमीटर पर आवर, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 5/18। डिस्टेंस, जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों की लेंथ ऐड होती है, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ हमने निकाली है 200 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्वेश्चन में आपको फाइंड करने को बोला गया है, तो वो हमने मान लिया x। प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारी क्या हो गई, x। टाइम कितना लग रहा है 45 सेकंड, टाइम लग रहा है 45 सेकंड। कैंसिलेशन करनी है, देखो भाई नीचे से नीचे वैल्यू कट जाती है, 9 2 = 18, 9 5 = 45, 2 से काट दो 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 120, 120 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 600, 600 में से 200 इधर आके माइनस होगा, तो 600 में से 200 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 400। तो 400 मीटर प्लेटफॉर्म की लेंथ है,
समझ में आया? 9 टू 18, 9 5 45 काट दिया, 2 से काट दिया 24, 24 इंटू 5 120, 120 इंटू 5 600, 600 इधर हो गया, 600 में से 200 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, तो 400 हमारे पास आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ। क्लियर? दोबारा समझाता हूँ देखो, क्योंकि देखो सभी चैप्टर्स बीच बीच में आते जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, हमने सबसे पहले एक तो ये फॉर्मूला आप सभी को पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऑपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेन जाती है तो स्पीड होती है ऐड। एक ट्रेन की स्पीड थी 48, एक ट्रेन की स्पीड थी 42, 48 प्लस 42 कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है, दोनों ट्रेन की लेंथ को हमने ऐड कर दिया, सेकंड ट्रेन जो है पहले वाले की आधी थी, तो ये 2x और ये x है, तो 2x प्लस x कितना हो गया 3x, और टाइम कितना लग रहा था क्रॉस करने में 12 सेकंड, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली 100 आ गई, तो सेकंड ट्रेन 100, फर्स्ट ट्रेन कितनी हो गई 200 की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों ट्रेन की लेंथ निकाल दी है। अब उसने कहा इट ऑल्सो जो लिखा हुआ है ना वो पहली वाली ट्रेन के लिखा हुआ है, कि पहली वाली जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में। ठीक है, तो पहली वाली ट्रेन की स्पीड लिखी यहाँ पे सिर्फ 48। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया 5/18। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड होती है। ठीक है, तो 200 प्लस x, और टाइम जो लग रहा है क्रॉस करने में वो कितने का लग रहा है 45 सेकंड का, तो यहाँ से आप लोगों ने सॉल्व करना है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी 400। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा अभी होमवर्क के लिए जो आपने बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको बना कर आना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन, हाँ आप स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लेंगे है ना, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है, ये होमवर्क है आपका, इस क्वेश्चन का आप बनाकर लेकर आओगे और कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को सही आंसर कर पाते हैं। ठीक है, लास्ट में फिर से मैं आपके पास नंबर शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, किसी एग्जाम पेपर में आपका, कुछ बच्चे कहते हैं ना सर 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रह गया, उसके लिए कोई गाइडेंस चाहता है कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग क्वेरी करना चाहते हैं, न्यू बैचेस के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, वीडियोस के रिगार्डिंग, तो आप लोग हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, थैंक यू।